हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का सहृदय स्वागत है। दोस्तों, किताबी कीड़ा कहते हैं सब मुझे, यही है मेरा जुनूनियन। क्या दोस्तों, किताबी कीड़ा कहते हैं सब मुझे, यही है मेरा जुनूनियन। एक दिन एग्जाम पास करके बन जाऊंगा टेक्नीशियन। दोस्तों, यूपीपीसीएल की एग्जाम में अब की बार दोस्तों आपको वाट लगाना है, तो आइए दोस्तों वाट लगाने की हम तैयारी करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बार इस सेशन को बिल्कुल दिल से दोस्तों शेयर कर दीजिए। एक बार इस क्लास को दोस्तों दिल से आप शेयर करिए और चैनल को बिल्कुल प्यार से दोस्तों आपको सब्सक्राइब करना है। देखिए दोस्तों, हमने एक पहले इससे क्लास लिया था कि बैड मार्क्स इन डीआरडीओ एग्जाम। दोस्तों, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो डीआरडीओ एग्जाम में दोस्तों असफल हो चुके हैं, लेकिन आपको हार नहीं मानना है दोस्तों। डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा। कि दोस्तों, डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। दोस्तों, आपको दोबारा कमबैक आना है और दोबारा दोस्तों इस मैदान में उतरना है और आपको जीत हासिल करना है और फतेह हासिल करना है। इस दोस्तों आपको हार नहीं मानना है ना। देखिएगा, आज का जो हमारा क्लास है दोस्तों 19 मार्च 2021 का ही पेपर है, लेकिन दोस्तों ये शिफ्ट सेकंड का पेपर है। ये दोस्तों वन लाइनर क्लास है। कि दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चनों का मैं शेड्यूल आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण है ना। और आपको टेलीग्राम पर इस क्लास का दोस्तों बकायदा पीडीएफ यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा, इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस बिजली संयंत्रों में अतिरिक्त नुकसान, क्या प्यारे दोस्तों, अतिरिक्त नुकसान शून्य होती है, वो कहलाती है हमारी पन बिजली संयंत्र। वो कौन सी है प्यारे दोस्तों, पन बिजली संयंत्र। इसमें अतिरिक्त नुकसान क्या होता है, नहीं होती है। अगर मैं कहूँ दोस्तों कि पन बिजली यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों कुल 3 प्लांट, इसके कुल 3 प्लांट होते हैं। पहला होता है दोस्तों, पहला लार्ज साइज वाला प्लांट, और दूसरा दोस्तों मीडियम, है ना। दूसरा कौन होता है, मीडियम, और तीसरा दोस्तों स्मॉल। तो देखिए 3 प्रकार के पावर प्लांट होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ दोस्तों कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट सबसे बड़ी कहाँ पर है, दोस्तों ये भारत में सबसे बड़ी है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। कौन सी दोस्तों, कोयना, लिखिएगा कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, है ना। ये कहाँ पर बसी हुई है, तो ये दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पर प्यारे दोस्तों, ये है महाराष्ट्र में, है ना। कभी दोस्तों ये पूछे तो आप लिख लीजिएगा कि महाराष्ट्र के अंदर है। अगर पूछे ये किस नदी में ये बांध बनाया गया है, तो लिखिएगा प्यारे दोस्तों ये कोयना नदी में। किसमें दोस्तों, ये कोयना नदी में इसको स्थापित किया गया है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट को। और इसकी क्षमता की हम बात करें दोस्तों, तो वो होता है 1960 मेगावाट की दोस्तों वहां पर प्लांट को स्थापित किया गया है ना। भाप ऊर्जा संयंत्र, ये कौन सी दोस्तों संयंत्र है, तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्टीम। और स्टीम हमें कहां से मिलती है दोस्तों, एनटीपीसी से मिलती है, थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी, एनटीपीसी। दोस्तों सुनिएगा, जो भी मैं आपको डेटा बता रहा हूं बिल्कुल दोस्तों एक्चुअल और बिल्कुल दोस्तों लेटेस्ट डेटा बता रहा हूं। देखिए दोस्तों 2022 से पहले जितना भी दोस्तों एनटीपीसी पावर जनरेट करती थी ना, हर साल दोस्तों वो क्या करती थी, 11%, लगभग दोस्तों 11% क्या करती थी, पावर जनरेशन में ये बढ़ोतरी करती थी। लेकिन 2022 के बाद दोस्तों ये डायरेक्ट कितना बढ़ोतरी इसमें हुआ है, 295 बिलियन यूनिट का, जो कि दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ी संख्या ये कहलाती है ना, अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। और दोस्तों देखिए जो आपका एनटीपीसी है ना दोस्तों, ये क्या है, ये दोस्तों 65% ये अकेला पावर जनरेट करके देती है। कितना, 65% अकेला पावर जनरेट करके देती है। ये भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट कहां पर है दोस्तों, ये एमपी के, किसके दोस्तों, एमपी के जो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है ना, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो एमपी का सिंगरौली जिला है दोस्तों, वहीं पर एक प्लांट है एनटीपीसी, उसका नाम है दोस्तों विंध्याचल प्लांट। उसका क्या नाम है, विंध्याचल प्लांट। नोट करिएगा दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक है, विंध्याचल प्लांट जो है। और इसकी दोस्तों इसकी क्षमता है 4760 मेगावाट की, ये क्या है, प्लांट है। इसके बाद दोस्तों जो एनटीपीसी सेकेंड नंबर की सबसे बड़ी प्लांट आती है, वो गुजरात में है। कहां पर दोस्तों, यहां पर मैं लिख देता हूं दोस्तों, वो कहां पर है, वो गुजरात में है। और इसका नाम क्या है दोस्तों, मुंद्रा। नोट कीजिएगा, इसका नाम क्या है, मुंद्रा पावर प्लांट, है ना।
मुंद्रा पावर प्लांट, और जो इसकी कैपेसिटी है ना दोस्तों इसके मुकाबले थोड़ी सी कम है, वो है दोस्तों 4620 मेगावाट की वो प्लांट है। फिर जो तीसरे नंबर की एनटीपीसी आती है ना, वो भी दोस्तों अपने एमपी के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में ही है, और उसकी जो कैपेसिटी हो दोस्तों वो 3960 मेगावाट की उसकी क्या है, कैपेसिटी है। तो ये सब दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए बहुत ही जरूरी है, ये आपको दोस्तों आना चाहिए, है ना। डीजल प्लांट जो होती है ये दोस्तों बस इमरजेंसी के लिए हम इसको लगाते हैं डीजल प्लांट, ये भी दोस्तों बैकअप के लिए इसको हम लगाते हैं। और जो परमाणु होता है ना, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसको दोस्तों हम एनपीसीआईएल कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एनपीसीआईएल, है ना, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ये कंपनी होती है। और दोस्तों जो 2022 में एक डेटा निकल करके आया था कि दोस्तों जितने भी पावर प्लांट हैं जो भी दोस्तों बिजली का उत्पादन कर रही हैं, उन सभी का यूनिट दोस्तों इकट्ठा किया गया था 4,04,132 मेगावाट। कितना दोस्तों, 4,04,132 मेगावाट पावर टोटल दोस्तों, इतना पावर 2022 में जनरेट हुआ था, जिसमें से दोस्तों 6,780 मेगावाट पावर अकेला दोस्तों एनपीसीआईएल का था। किसका था, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी का था। तो ये सारे डेटा दोस्तों आपके नोटबुक तक पहुंच चुका है, और आपको दोस्तों बिल्कुल दिल से इस क्लास को लाइक करना है, और शेयर करके दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। बिल्कुल दोस्तों आपके लिए इसी प्रकार का जबरदस्त कंटेंट दोस्तों मैं आपके नोटबुक तक पहुंचाता रहूंगा, यही मेरा कर्तव्य है दोस्तों, और मैं अपने कर्तव्य का जो निर्वहन है बड़े ही ईमानदारी से करने वाला हूं। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ के नियम में तर्जनी हमेशा किसको बताती है। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर नोट करिएगा। देखिए यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि फ्लेमिंग का पूरा नाम क्या था, तो लिखेगा प्यारे दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग उसका पूरा नाम था। ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे प्यारे दोस्तों जिन्होंने अपने दोनों हाथ का उपयोग करके दोस्तों उंगलियों की मदद से नियम को बना डाला, और उसी नियम को वेरिफिकेशन हम करते हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा, बाएं हाथ का नियम, यानी कि बाएं हाथ में 5 उंगली है दोस्तों, तो इन नीचे वाली 2 उंगलियों का दोस्तों कोई काम नहीं है इनके रूल में, है ना। तो इनका क्या कहना है कि 3 उंगलियों को दोस्तों ऐसे फैलाइए। देखिए किसी भी तार को दोस्तों जब हम सप्लाई देते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है, और वो जो फ्लक्स होता है ना दोस्तों वो क्या करता है, एक बल का अनुभव करता है। तो आपको याद कैसे रखना है, देखिए आप इसको इस प्रकार फैलाइए, इसमें आपने सप्लाई दिया करंट का, तो ये करंट की दिशा को बताएगी, और जब सप्लाई दे दिए करंट तो करंट मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करती है, चुंबकीय क्षेत्र, तो ये उंगली चुंबकीय क्षेत्र को बता दे। यहां करंट आपने दिया, यहां फ्लक्स उत्पन्न हुआ, और ये फ्लक्स ये इसमें बल का अनुभव करेगा, यानी कि करंट, फ्लक्स और बल, है ना। तो दोस्तों क्या हाथ के नियम में जो तर्जनी है ये किसको दर्शाएगी, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को दर्शाएगी। सुनिए दोस्तों इसी प्रकार से फ्लेमिंग ने राइट हैंड रूल भी दिया था। तो राइट हैंड रूल दोस्तों राइट हैंड के साथ वेरिफिकेशन किया गया था। इसमें देखिए मोटर को हम क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं बाहर से, तो दोस्तों हमने क्या किया, मध्यिका के माध्यम से हमने सप्लाई दिया, लेकिन जो जनरेटर दोस्तों वो बाहर से सप्लाई नहीं, बाहर हमें सप्लाई देती है। तो दोस्तों जिसमें मोटर में हमने सप्लाई दिया था उसमें अब जनरेटर हमें ईएमएफ उत्पन्न करके देगा, तो ये ईएमएफ की दिशा बताएगी। बाकी दोस्तों ये फ्लक्स की दिशा ही बताएगी, है ना, तर्जनी, और अंगूठा इसमें भी मोशन की दिशा को बताएगी, गति की दिशा को बताएगी। तो दोनों में दोस्तों सेम है, बस फर्क तो है ईएमएफ में और करंट की दिशा में। आपको याद कैसे रखना है, देखिए एक होता है राइट हैंड रूल, है ना, एक होता है राइट हैंड रूल, एक होता है दोस्तों लेफ्ट हैंड रूल। आपको ध्यान कैसे रखना है वो दोस्तों मैं आपको याद कराता हूं। देखिए राइट हैंड रूल किस में लगता है, जनरेटर में लगता है, किस में दोस्तों, जनरेटर में, और लेफ्ट हैंड रूल है वो मोटर के अंदर लगती है। जब लेफ्ट हैंड रूल लिखते हैं ना तो आर दोस्तों क्या आता है, एक बार आता है, और जब मोटर लिखते हैं तो मोटर में भी आर एक बार आता है। तो बिल्कुल दोस्तों ये मैच हो चुका है, जो लेफ्ट हैंड रूल है वो मोटर में लगती है। राइट हैंड रूल में 2 आर आता है, और जनरेटर में दोस्तों 2 आर आता है, और इसका मतलब राइट हैंड रूल कहां पर लगेगा, तो दोस्तों ये जनरेटर के अंदर लगने वाला है। मुझे दोस्तों यकीन है कि जो मैं आपको बता रहा हूं ना वो सीधा दोस्तों आपके दिल में उतर रहा है, आपको दोस्तों ये कभी भूलने वाला नहीं है, इतनी आसान भाषा में आप तक पहुंचा रहा हूं। यदि किसी परमानेंट मैग्नेट को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, देखिए दोस्तों
आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि दोस्तों जो बड़ा आदमी होता है ना, जो अधिक ताकतवर और शक्तिशाली होता है, उसको दोस्तों कुछ ना कुछ जरूर कमी होती है। वही कमी दोस्तों आज आपको देखना है कि देखिए जो मैग्नेट होता है दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट की शक्ति दोस्तों कम होती है, परमानेंट मैग्नेट की शक्ति अधिक होती है। लेकिन दोस्तों इसकी कमियां क्या है? कमी यह है दोस्तों, ये अपना चुंबकत्व हमेशा के लिए खो देता है। अगर इसको हम क्या करते हैं, अगर इसको हम गर्म कर देते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि ये अपना चुंबकत्व हमेशा के लिए क्या करता है, खो देता है। अगर दोस्तों इसको हम तापमान के पास ले जाएंगे तो भी खो देगा, अगर इसको हम हथौड़े से चोट मारेंगे तो भी खो देगा अपनी चुंबकत्व, ऊपर से गिराएंगे तो भी खो देगा, और टूटने के बाद भी दोस्तों ये अपने चुंबकत्व को कुछ परसेंट डाउन कर देती है ना। यही इसकी सबसे बड़ी क्या है दोस्तों, कमी है। और इसका यूज कहां पर करते हैं, सुनिएगा प्यारे दोस्तों, जो आप अभी मेरा क्लास अभी दोस्तों अगर यूट्यूब पे अगर जो मेरा क्लास आप देख रहे हैं ईयरफोन लगा के दोस्तों, उस ईयरफोन के अंदर इसी मैग्नेट को दोस्तों स्थापित किया गया है ना। परमानेंट मैग्नेट को ही क्या किया गया है, लगाया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका है, सिंगल कला प्रेरित मशीन में लगा हुआ रोटर किस किस्म का होता है। बिल्कुल नए नए प्रश्नों से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं दोस्तों, है ना। नए नए प्रश्न जो है यही दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जितने भी दोस्तों अब की बार मैंने बोला ना कि यूपीपीसीएल की एग्जाम की दोस्तों वाट लगाना है आपको, और वाट लगाने की दोस्तों हम तैयारी प्रारंभ कर चुके हैं। सिंगल कला प्रेरित मशीन में लगा हुआ रोटर किस किस्म की होती है दोस्तों, गिलहरी रूपी होती है, गिलहरी के आकार की होती है। मैं आपको याद दिलाऊं दोस्तों कैसे होती है गिलहरी के आकार की, इस प्रकार से होती है। देखिएगा जिस प्रकार से गिलहरी का पिंजरा होता है ना, बस दोस्तों हूबहू उसी आकार की ये भी होती है ना। ये देखिएगा, अब इसको हम क्या करते हैं, इस प्रकार से दोस्तों हम शॉर्ट कर देते हैं। अब आपको दोस्तों ये जो रोटर दिखाई दे रहा है ना, ये दोस्तों किस प्रकार की रोटर दिखाई दे रही है, ये दोस्तों शॉर्ट सर्किट एंड रिंग के द्वारा हम इसको शॉर्ट कर चुके हैं। और ये गिलहरी के आकार की दोस्तों ये स्क्वायरल केज, यहां पर क्या लिख दूं मैं, स्क्वायरल केज वाली ये क्या है, रोटर है ना। तो इसका यूज हम कहां पर करते हैं प्यारे दोस्तों, इसका यूज जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं ना, जो पानी का प्रयोग करके बिजली पैदा करती हैं, उन दोस्तों अल्टरनेटरों में हम इसका उपयोग करते हैं, है ना। प्रतिघाती शक्ति प्रतिकरण के लिए उपयोग की जाने वाले संधारित्र का निर्धारण कीजिए। बिल्कुल दोस्तों तैयार रहिएगा, मैं बहुत कुछ नई डेटा आपके नोटबुक तक पहुंचाने वाला हूं इस प्रश्न के माध्यम से, है ना। शक्तिशाली प्रतिघाती शक्तिशाली, देखिए दोस्तों कैपेसिटर को जब निर्धारित करते हैं ना तो केवीआर इसकी यूनिट बन जाती है। क्या होती है, केवीआर इसकी यूनिट होती है। इसका पूरा नाम क्या होता है, तो नोट करिएगा प्यारे दोस्तों, इसका पूरा नाम क्या होता है, किलो वोल्ट, है ना। इसका पूरा नाम क्या होता है, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, है ना। किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव इसका क्या नाम होता है, पूरा नाम होता है ना, केवीएआर का। देखिए जो केवीएआर है ना दोस्तों, इसका काम क्या है, इस रिएक्टिव पावर का काम क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करना। क्या दोस्तों, ये मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करती है, यही दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और प्रतिघाती शक्ति को हम मापते कैसे हैं, तो लिखिएगा प्यारे दोस्तों, इसका जो मापन है ना वो हम कैसे करते हैं, 3 फेस 1 वाट मीटर विधि द्वारा। कितने मीटर विधि द्वारा, 1 वाट मीटर विधि द्वारा हम इस पावर का क्या करते हैं, मापन करते हैं, है ना। 3 फेस सिस्टम में 1 वाट मीटर विधि द्वारा रिएक्टिव पावर को हम माप कर लेते हैं। और दोस्तों इसका जो केवीआर यूनिट है ना, इसके अलावा और कब होता है इसका केवीआर यूनिट, जब दोस्तों सिंक्रोनस एक मशीन होती है ना। सिंक्रोनस मशीन को मैं यहां पर नोट करा देता हूं दोस्तों, जो आपकी सिंक्रोनस मशीन होती है ना दोस्तों, उसको जब आप नो लोड पर, कब, जब आप उसको नो लोड पर, और एक्साइटेशन किस प्रकार का होना चाहिए, तो ओवर एक्साइटेशन होना चाहिए, है ना। नो लोड ओवर एक्साइटेशन में जब आप किसी सिंक्रोनस मशीन को चलाते हैं तो उस समय दोस्तों उसकी जो दक्षता होती है ना, वो होती है केवीएआर में। उसकी जो यूनिट होती है वो किस में होती है, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में होती है। तो 2 कंडीशन में होता है इसका केवीआर यूनिट। पारेषण सिस्टम में का प्रयोग करके स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों एक नया मटेरियल आपके सामने पेश किया हूं, नई दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने आया है। ये इसको देखिएगा, पूरा सोल्यूशन आपके नोटबुक तक पहुंचाने वाला हूं। आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका होगा सीरीज संधारित्र और शंट संधारित्र। नोट करिएगा प्यारे दोस्तों, लिखिएगा जो आपका शंट रिएक्टर है, संधारित्र को हम क्या कहते हैं, शंट रिएक्टर ट्रांसमिशन लाइन में। तो जो आपका शंट रिएक्टर है प्यारे दोस्तों, ये क्या करता है, लाइन का जो दोस्तों फेरांटी प्रभाव है ना, कौन सी प्रभाव प्यारे दोस्तों,
फेरांटी प्रभाव है, इस प्रभाव को ये क्या करती है, तो इस प्रभाव को ये घटा देती है। कौन दोस्तों, शंट रिएक्टर। इसके अलावा दोस्तों जो वोल्टेज रेगुलेशन है इसको भी घटा देती है। और इसी के साथ में दोस्तों आपको और क्या लिखना है, तीसरा पॉइंट डाल के आपको लिखना है कि जो लोड एंगल होता है, लाइन का जो लोड एंगल है दोस्तों, उस लोड एंगल को भी कम करना इसी का काम है। तो सुनिएगा, शंट रिएक्टर क्या करता है, फेरांटी प्रभाव को घटाती है। वोल्टेज रेगुलेशन को कम करने का मतलब क्या है दोस्तों, इंप्रूव करना है ना, इसका मतलब क्या होता है, इंप्रूव करना, यानी कि सुधारती है। और लोड एंगल को भी दोस्तों ये क्या करती है, कम कर देती है। और शंट रिएक्टर जो होता है दोस्तों, ये 400 से लेकर 765 किलो वोल्ट, यानी कि 4 लाख वोल्ट से लेकर 7,65,600 वोल्टेज तक के लाइन में ये क्या करता है दोस्तों, पावर फैक्टर को सुधारती है। क्या करती है, पावर फैक्टर को ये क्या करती है, सुधारती है। तो इतना इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आपके नोटबुक तक बिल्कुल आसानी से पहुंच रहा है, तो एक लाइक और एक शेयर तो दोस्तों बनता ही है ना। देखिएगा, 400 से लेकर 765 किलोवोल्ट तक की लाइन की पावर फैक्टर को सुधारती है शंट रिएक्टर। और सीरीज रिएक्टर का क्या काम होता है, तो नोट करिएगा प्यारे दोस्तों, जो आपकी सीरीज रिएक्टर होती है ना, ये क्या करती है, ये भी दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन को क्या करती है, ये सुधार देती है। क्या करती है, सुधारती है। और इसी के साथ में सीरीज रिएक्टर का क्या कार्य है, तो ये दोस्तों क्या करता है, जो लाइन की, किसकी दोस्तों, जो लाइन की पावर ट्रांसफर करने की है ना, क्या दोस्तों, पावर ट्रांसफर करने की जो क्षमता होती है ना दोस्तों, उसको क्या करती है, ये बढ़ाती है। अब मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं कि ये कैसे क्षमता को बढ़ाती है और कैसे दोस्तों नहीं बढ़ाती है ना। सुनिए दोस्तों, बिना कैपेसिटर का है ना, बिना कैपेसिटर का जो लाइन है ना, लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, वो होता है दोस्तों IR है ना, R cos R phi है ना, और प्लस XL sin R phi है ना, बटा वोल्टेज रेगुलेशन गुणे 100। ये होता है दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन बिना कैपेसिटर का। लेकिन जब हम कैपेसिटर लगा देते हैं उस कंडीशन में इसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है ना। कैपेसिटर लगाने के बाद लिखेगा यहाँ पर, कैपेसिटर लगाने के बाद वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाता है, सुधार करके सुनिएगा, होता है IR, R यहाँ पर है cos R phi प्लस XL माइनस XC sin R phi बटा VR गुणे 100। अब आप दोस्तों यहां से ध्यान से देखिए, ये जो आपका XL और XC है ना, ये क्या है दोस्तों, ये है रिएक्टेंस। और ये रिएक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटर लगाने के बाद घट जाती है। और जो रिएक्टेंस है वोल्टेज रेगुलेशन के समानुपाती है, इसलिए वोल्टेज रेगुलेशन भी क्या हो जाती है, घट जाती है। जिसको हम कहते हैं दोस्तों, जिसको हम कहते हैं लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन सुधर जाना, इंप्रूव हो जाना। ये दोस्तों क्या करती है, ये स्टेबिलिटी को भी बढ़ा देती है ना। लाइन की जो स्थायित्वता होती है उसको भी दोस्तों बढ़ाने का काम किसका है दोस्तों, सीरीज रिएक्टर और शंट रिएक्टर, इन्हीं का काम है। बिल्कुल दोस्तों, मैं जो समझा रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, मैं इस प्रकार का दोस्तों अनुभव कर पा रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या है कि डॉट 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 इलेक्ट्रिक पावर का कौन सा गैर पारंपरिक सोर्स है ना दोस्तों। एक ऐसा सोर्स जो दोस्तों आपने OTP दोस्तों आप सुना होगा, आपने OTP का मतलब भी आपको पता होगा, वन टाइम पासवर्ड। बस दोस्तों उसी प्रकार से वन टाइम फ्यूल, एक बार यूज करने के बाद उसको दोस्तों आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। लेकिन इसमें से दोस्तों गैर पारंपरिक सोर्स है जिसको आप बार बार यूज कर सकते हैं, वो क्या है, वो दोस्तों है, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों जियोमेट्रिक एनर्जी है ना। इसको हम कहते हैं जियोमेट्रिक एनर्जी, भूतापी एनर्जी। देखिए जो आपका न्यूक्लियर है, इसमें दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी में क्या करते हैं, इसमें दोस्तों न्यूक्लियर का हम तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद हीट के रूप में एनर्जी निकालते हैं, फिर ये दोबारा काम नहीं आता। जो कोयला होता है इसको भी दोस्तों पल्वेराइजिंग करते हैं और बॉयलर में दोस्तों इसको ले आके जला देते हैं, जिससे अवशेष के रूप में क्या बच जाता है, राख बच जाता है, फिर इसको हम प्रयोग नहीं कर सकते। डीजल ऑयल दोस्तों, डीजल को एक बार यूज करने के बाद दोबारा हम इसको यूज नहीं कर सकते है ना। जलने के बाद दोस्तों इसमें कुछ नहीं रह जाता है ना, राख भी नहीं रहता दोस्तों, इसमें
क्या हो जाता है, ये ध्वनि प्रदूषण ये क्या करता है, वायु प्रदूषण बहुत अधिक करता है डीजल ऑयल। तो डीजल भी दोस्तों एक बार यूज करने के बाद इसमें से केवल धुआं ही बच जाता है, बाकी इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो जियोमेट्रिक है दोस्तों, ये इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, है ना। यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इंडक्टिव मोटर्स में अर्धसंवृत प्रकाश का क्या कार्य होता है? बिल्कुल दोस्तों, प्रैक्टिकल रूप से एक आपके सामने क्वेश्चन आया है, उस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा कि इंडक्टिव मोटर्स में अर्धसंवृत का मतलब होता है कि जो स्लॉट बने होते हैं दोस्तों, वो स्लॉट आधा खुले हुए क्यों होते हैं? तो उनका एक ही मकसद होता है, पावर फैक्टर को दोस्तों क्या करना, इंप्रूव करना। कैसे इंप्रूव करेंगे दोस्तों? मैग्नेटिक करंट को माइनस करके। इलेक्ट्रिक पावर की मूल यूनिट किसमें होती है? बस दोस्तों तैयार हो जाइए, छोटी छोटी चीजें ही दोस्तों आपको कामयाबी की ओर ले जाएंगी, और यही छोटी छोटी वो चीज है दोस्तों जो आपको फोकट में नंबर दे जाती है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो जूल प्रति सेकेंड करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं कहूं दोस्तों इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, तो आप लिखिए दोस्तों इसकी एसआई यूनिट तो वाट होती है। अगर मैं कहूं दोस्तों सीजीएस में यूनिट क्या होती है, तो सीजीएस में दोस्तों अर्ग होती है, और एमकेएस में क्या होती है, तो इसमें दोस्तों जूल इसकी यूनिट होती है ना। ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए लिखा रहा हूं, आपको इसको लिखना चाहिए। जूल प्रति सेकेंड, वाट, अर्ग और जूल, यही इसका क्या है, इलेक्ट्रिक पावर की मूल यूनिट होती है ना। तो बिल्कुल दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन है, और वन लाइनर क्वेश्चनों को हम लगातार सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वन लोड जिसके पावर गुणांक का मान 1 है होता है। ये दोस्तों देखिए, जो ग्राइंडर है ना, ग्राइंडर के अंदर दोस्तों वाइंडिंग होगा, और वाइंडिंग में क्या होता है, इंडक्टिव लोड होता है जो पावर फैक्टर को गिरा देती है। रेफ्रिजरेटर के अंदर भी दोस्तों वाइंडिंग होगा जो पावर फैक्टर को गिरा देगी। सीलिंग फैन के अंदर भी दोस्तों वाइंडिंग होगी, इसमें भी पावर फैक्टर गिर जाएगा। लेकिन दोस्तों तंतु जो दोस्तों लैंप होता है ना, लैंप वाले में दोस्तों इसमें कोई प्रकार का वाइंडिंग नहीं होता है, इसमें फिलामेंट होता है हाई रेजिस्टेंस वाली, जो क्या करती है, पावर फैक्टर को दोस्तों सुधार देती है। अभी देखिएगा आगे आपका दोस्तों सन्नादि में उपस्थित होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये सन्नादि क्या है, तो ये सन्नादि को हम कहते हैं दोस्तों हार्मोनिक्स। नोट करिएगा, इसको हम क्या नाम देते हैं, हार्मोनिक्स, है ना। ये क्या है आपका, ये आपका हार्मोनिक्स। और हार्मोनिक्स किस में उपस्थित होते हैं, ये दोस्तों एसी सर्किट में ही केवल और केवल उपस्थित होते हैं। ये क्या करते हैं, है ना, किसी सर्किट में दोस्तों ये क्या नुकसान पहुंचाते हैं, तो लिखिएगा ये ओवर हीट कर देते हैं। ये क्या करते हैं, ओवर हीटिंग कर देते हैं। और इसके बाद दोस्तों ये स्किन इफेक्ट भी करते हैं। लाइन में स्किन जो इफेक्ट होती है ना, उस स्किन इफेक्ट के मान को भी ये क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और इसके अलावा प्यारे दोस्तों ये क्या करते हैं, इंसुलेशन को लॉस कराते हैं। नोट करिएगा, इंसुलेशन हानि, ये किसका काम है, ये दोस्तों ये इसी का काम है। यानी कि ये तीनों काम दोस्तों किसका है, तो ये तीनों काम जो है ये आपके सन्नादि का, यानी कि हार्मोनिक्स का ही ये काम होता है ना। बढ़िएगा दोस्तों, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो बिल्कुल दोस्तों लाइक करिए और हमें थोड़ा मोटिवेट करिए, ताकि दोस्तों जो हम है ना आपके लिए इसी प्रकार से दोस्तों आपके सपोर्ट में खड़े रहें, है ना। देखिए मुझे पता है दोस्तों बहुत से विद्यार्थियों का दिल टूटा हुआ है, क्योंकि डीआरडीओ में दोस्तों उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों दिल टूट जाने से, आप बताइए, एक बार दिल टूट जाने से क्या आपको हार मान जाना है? नहीं ना। देखिए जब हम छोटे हुआ करते थे दोस्तों, तो हम बार बार गिरा करते थे, लेकिन हमारी जो माँ है ना वो तुरंत हमें उठा लिया करती थी। लेकिन आप इस दौर पे खड़े हुए हैं आज, आप इस टाइम पे आज खड़े हुए हैं दोस्तों कि आप गिरेंगे तो कोई माँ आपको उठाने नहीं आएगी, आपको दोस्तों खुद उठना होगा। आपको क्या करना है, आपको खुद उठना होगा, है ना। इसीलिए देखिए अगर आपका दिल टूटा हुआ ना, तो दिल बहलाना भी दोस्तों ये आपको ही सीखना होगा। चुंबकीय अभिवाह में सृजन का विरोध होता है। देखिए जिस प्रकार से करंट जो होता है दोस्तों वो फ्लो होता है, तो उसको विरोध कौन करता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ दोस्तों, करंट का विरोध कौन करता है दोस्तों, प्रतिरोध करता है। उसी प्रकार से जो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि फ्लक्स है, इसका विरोध कौन करता है, तो रिलक्टेंस करती है। कौन दोस्तों, रिलक्टेंस करती है। यही इसका क्या होगा, यही इसका आंसर है। बिल्कुल दोस्तों, अगर इसकी यूनिट के बारे में पूछे तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है दोस्तों, लिखिएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये क्या है दोस्तों, ये इसकी यूनिट होती है। परमेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं दोस्तों पारगम्यता। इसको क्या कहा जाता है, पारगम्यता। और इसकी जो यूनिट है ना दोस्तों वो होती है दोस्तों हेनरी प्रति मीटर। इसकी क्या होती है, हेनरी प्रति मीटर इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। रिलक्टेंस की यूनिट होती है दोस्तों एम्पियर। नोट करिएगा दोस्तों, इसकी क्या होती है, एम्पियर मोड प्रति
वेबर, है ना, एम्पियर मोड प्रति वेबर, ये किसकी यूनिट है, ये रिलक्टेंस की, जिसको दोस्तों हम प्रतिष्ठंभ कहते हैं। और परमिटिविटी को हम हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युतशीलता, है ना, इसको क्या कहा जाता है, विद्युतशीलता। और जो विद्युतशीलता की यूनिट होती है ना प्यारे दोस्तों, वो लिखेगा, इसकी यूनिट किस में होती है, फैरड प्रति मीटर, किसमें दोस्तों, फैरड प्रति मीटर में इसकी यूनिट होती है। तो एक ही क्वेश्चन से कितने सारे डाउट्स आपके दोस्तों क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन, केबल्स में अंतर कोश का क्या उद्देश्य होता है, वो दोस्तों प्रतिबल वितरित करना, यानी कि जो स्ट्रेस है केबल में ना एक समान डिस्ट्रीब्यूट करना, मॉइस्चराइज को घटाना, ये दोस्तों जो इसका शीतड होता है ना उसका काम है ना। कौन सी शीतड, जो लेड की बनी होती है, किसकी बनी होती है, जो शीशा की बनी होती है, उसी को दोस्तों ये वही काम करती है मॉइस्चराइज को, यानी कि नमी को घटाना। डीसी नेटवर्क में आवृत्ति कैसी होती है, तो बिल्कुल दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन है कि 0 हर्ट्ज की होती है। कैसे दोस्तों, 0 हर्ट्ज की होती है। अगर इसमें टाइम के बारे में पूछें दोस्तों कि इसका टाइम कैसा होता है, तो टाइम दोस्तों अनंत होती है। कैसा होता है टाइम, अनंत टाइम होती है। अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों कि डीसी सर्किट में डीसी सप्लाई चलेगी, अच्छा ये बताइए मुझे, डीसी सप्लाई अधिक खतरनाक है कि एसी सप्लाई, तो आप कहेंगे डीसी सप्लाई। बिल्कुल दोस्तों, खतरनाक अधिक कौन सा है, डीसी सप्लाई। देखिए जो डीसी सप्लाई है ना दोस्तों, ये डीसी सप्लाई खतरनाक अधिक है। ये कैसा है, ये खतरनाक है। लेकिन जो दोस्तों एसी सप्लाई होती है, ये एसी सप्लाई क्या करती है, ये झटका अधिक देती है। ये क्या करती है, ये झटका अधिक देती है, यानी कि एसी सप्लाई अधिक झटका देगी और डीसी सप्लाई अधिक खतरनाक होती है ना। एसी सप्लाई दोस्तों क्या करता है, एक बार तो छोड़ भी देता है, यानी कि दोस्तों बचने का मौका देता है, लेकिन डीसी सप्लाई वो भी नहीं देती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, लोड में वृद्धि के साथ साथ इनमें कौन सी मोटर स्थिर स्पीड दर्शाती है, वो दोस्तों आपका डीसी शंट मोटर ही है ना। इसका जो यूज है ना दोस्तों, हम कहां पर करते हैं, कन्वेयर में करते हैं। कहां पर प्यारे दोस्तों, कन्वेयर। आपने देखा होगा कोल यार्ड में एक कोयला को ट्रांसफर करने के लिए एक कन्वेयर बेल्ट लगा होता है, उसमें डीसी शंट मोटर को ही हम लगाते हैं। और इसका रेगुलेशन भी दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेशन बहुत अच्छा माना जाता है। डीसी कम्युलेटिव मोटर का इसका प्रयोग आप कहां पर करते हैं दोस्तों, इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छा होता है और पंचिंग मशीन में इसका प्रयोग करते हैं। कहां पर दोस्तों, पंचिंग मशीन के अंदर ही दोस्तों डीसी कम्युलेटिव जैसे मोटर का यूज करते हैं। डीसी कंपाउंड दोस्तों ये विद्युतीय, कहां पर, ये विद्युतीय रेलवे में इसका प्रयोग किया जाता है ना, विद्युतीय रेलवे में। और डीसी सीरीज जो मोटर होती है इसका भी दोस्तों रेल में करते हैं। कहां पर, रेल में भी इसका प्रयोग हम करते हैं। और इसका जो क्षमता होता है वो दोस्तों 2200 एचपी क्षमता की होती है। किस क्षमता की होती है, 2200 एचपी इसका कैपेसिटी होता है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर कि सिलाई मशीन में निम्नलिखित मोटर में से किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल वही दोस्तों जो दहेज में आजकल सिलाई मशीन मिल रही है ना, उसी सिलाई मशीन की ये बात कर रहा है। आंसर होगा कि एसी सीरीज मोटर की तरह ये काम करती है। इसमें क्या होता है ना, यूनिवर्सल मोटर लगी होती है और यूनिवर्सल मोटर एसी डीसी दोनों सप्लाई से चलती है। लेकिन दोस्तों देखिए, आप जो घर में सिलाई मशीन लगा रखे हैं ना, वो एसी सप्लाई से चलती है। देखिए, लेकिन अगर आपको हाई आरपीएम चाहिए दोस्तों, अगर आपको 3000 से लेकर के दोस्तों 40,000 आरपीएम पे इसको चलाना है, तब दोस्तों आपको डीसी सप्लाई देना पड़ेगा। कौन सी सप्लाई, डीसी सप्लाई देना पड़ेगा, है ना। डीसी सप्लाई देंगे आप तो दोस्तों 3000 से 40,000 आरपीएम पर चलेगी। और जो इसकी दोस्तों दक्षता है ना, वो भी कैसी होगी, अधिक होगी। लेकिन दोस्तों हम एसी सप्लाई से चलाते हैं, क्योंकि अगर आपकी दोस्तों सिलाई मशीन 40,000 आरपीएम पर चलेगी ना, तो आप दोस्तों उसको शायद चला नहीं पाएंगे, उतना हाई स्पीड से कपड़ा की सिलाई हो नहीं पाएगी, है ना। तो डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग इसका दोस्तों वही ट्रैक्शन कार्य के लिए, है ना। किसके लिए, ट्रैक्शन कार्य हेतु हम इसको क्या करते हैं, काम में लेते हैं। या फिर देखिए ट्रेन दोस्तों क्या हो गया, ट्रैक्शन कार्य ही तो हो गया, है ना। एसी शंट मोटर कुछ होता नहीं है। और डीसी शंट मोटर दोस्तों हम कहां पर करते हैं, अभी बताया था दोस्तों, कन्वेयर में। किसमें, कन्वेयर में हम डीसी शंट मोटर को काम में लेते हैं। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, दो कला प्रणाली में वोल्टता तक भिन्न होती है 90%। कितना दोस्तों, 90%, है ना। लिखेगा जो दो फेज होती है ना दोस्तों, कितना, जो दो फेज होती है उसमें फेज डिफरेंस 90 अंश, और 4 फेज में
किसमें 4 फेस में दोस्तों 90 अंश ही होती है, और जो आपकी 3 फेस होती है ना, उस 3 फेस में दोस्तों 120 अंश होती है, और 6 फेज में कितना होती है, तो इसमें दोस्तों 60 अंश होती है। तो आप इसको नोट करिएगा, आपके आगामी आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों ये बहुत ही ये अमृत साबित होने वाला है। क्या दोस्तों, ये अमृत साबित आपके लिए हो सकता है। एक आइसोलेटर है, ये दोस्तों क्या करता है, एक प्रकार का एयर स्विच है जो मैनुअली हाथ से इसको क्या किया जाता है दोस्तों, ऑपरेट किया जाता है। इसको हमेशा नो लोड पर, किस लोड पर दोस्तों, नो लोड पर इसको क्या किया जाता है, इस पर कार्य किया जाता है। क्योंकि देखिए कोई लाइन है, मान लीजिए उसमें दोस्तों 1000 किलो एम्पियर की करंट बह रही है, अगर लोड होगा तभी उसमें 1000 एम्पियर की करंट प्रवाहित होगी, और 1000 एम्पियर जिस लाइन में करंट प्रवाहित हो रही है उसको अगर आप डिस्कनेक्ट करेंगे, आइसोलेटर का काम क्या होता है कि बहुत अधिक हाई पावर वाले लाइन को कनेक्ट करना और डिस्कनेक्ट करना, है ना। उतने हाई एम्पियर में जब आप इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो स्पार्किंग बहुत अधिक होगी, और जो ऑपरेटर मैनुअली दोस्तों इसको ऑपरेट कर रहा है ना, वो क्या करेगा दोस्तों, उसके लिए बहुत दोस्तों हानिकारक होगा, जल भी सकता है, उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए हमेशा दोस्तों इसको क्या करते हैं, मैनुअली ऑपरेट करते हैं, और नो लोड की कंडीशन में जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को खुला परिचालित किया जाता है तो वोल्टेज कैसा होता है। बिल्कुल दोस्तों एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको दोस्तों, इसके बाद कभी कोई झमेला ही नहीं रहेगा, कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा। सुनिएगा, अगर सर्किट किस प्रकार का हो, खुला सर्किट हो, कैसा हो, खुला सर्किट हो, तब उसमें दोस्तों जो R होता है ना वो अनंत हो जाता है, और जो करंट I है वो 0 हो जाता है, वोल्टेज कैसा हो जाता है, अनंत हो जाता है। और जब परिपथ कैसा हो, बंद सर्किट की कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि R 0 हो जाता है, और जो I है ना वो अनंत हो जाता है। I कैसा हो जाता है दोस्तों, I अनंत हो जाता है, और जो V है वो 0 हो जाती है। तो आप इस कंडीशन को देखिए और आंसर ढूंढिए कि इसका आंसर क्या होगा, अधिकतम, है ना। अनंत यानी कि अधिकतम, यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि दोस्तों बिजली व्यवस्था में होने वाली सबसे आम खराबी क्या है, बिजली व्यवस्था में होने वाली सबसे आम खराबी क्या है, वो है दोस्तों सिंगल लाइन टू ग्राउंड। सिंगल लाइन यानी कि एक तार अगर टूटेगा तो क्या होगा, ग्राउंड हो जाएगा, और ये दोस्तों आम खराबी है। सर्विस लाइन में तार टूटते रहते हैं, जमीन पे ग्राउंड होते रहते हैं, लेकिन इसमें गार्डिंग नहीं लगी होती है। इसमें गार्डिंग क्या होती है दोस्तों, नहीं लगी होती है। देखिए जो गार्डिंग होती है ना वो कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है पीवीसी गार्डिंग, है ना, एक होता है पीवीसी गार्डिंग, और जो दूसरी होती है उसको हम कहते हैं दोस्तों सेलिंग गार्डिंग। कौन सी, सेलिंग गार्डिंग। तो 2 प्रकार की क्या होती हैं, गार्डिंग होती हैं। और गार्डिंग कैसे काम करते हैं, देखिए मान लीजिए ये 3 लाइन गई हुई है ना, ये 3 लाइन है, इसमें गार्डिंग हम इस प्रकार से लगा देते हैं, ये गार्डिंग लगी हुई है। ये जो है ना दोस्तों ये डायरेक्ट क्या करती है, ये डायरेक्ट इस प्रकार से अर्थ लगी होती है, अर्थिंग के साथ ये कनेक्ट होती है, यानी कि इसमें से कोई भी तार टूटेगा और टूट करके इस गार्डिंग में अगर टच होता है, ये गार्डिंग डायरेक्ट कहाँ पर है, अर्थिंग के साथ ग्राउंड है, तो जो उसमें से करंट प्रवाह होगा ना वो दोस्तों डायरेक्ट कहाँ हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। इस प्रकार से सेफ्टी हम प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन जो ओवरहेड की ट्रांसमिशन लाइन है ना उसमें अगर कोई तार टूटेगा तो जनरेटिंग यानी कि जो सब स्टेशन है वहां पर दोस्तों एक ब्रेकर लगा हुआ है, तार टूटकर जमीन से गिरने से पहले वो ब्रेकर क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। तो उस प्रकार का उसमें सुविधा बनाया गया है। लेकिन दोस्तों सर्विस लाइन में इस प्रकार का कोई सुविधा नहीं होता है, अगर तार टूट गया तो दोस्तों टूट गया, है ना। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, सिंगल लाइन टू ग्राउंड। ये बिल्कुल आम प्रकार की क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार का फॉल्ट है। तो इस प्रकार से दोस्तों 20 प्रश्नों का हमने सामना किया और जितना हो सका बेहतर से बेहतर कंटेंट में आपकी नोटबुक तक पहुंचा दिया। अब दोस्तों आपका दायित्व है इस क्लास को शेयर करना, इस क्लास को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मेंबर बन जाना। यही दोस्तों आपको काम करना है। और एक और जरूरी सूचना है दोस्तों कि हमने अभी हाल ही में दोस्तों क्या किया, एक क्लास लिया है ना, यूपीपीसीएल वालों के लिए खास क्लास है न्यूमेरिकल क्वेश्चन का। बिल्कुल दोस्तों आपके लिए वो ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। आप उस क्लास को जरूर देखिएगा। इस क्लास को देखने के बाद आपके आगामी आने वाले एग्जाम में दोस्तों यूपीपीसीएल का एग्जाम हो, यूपी आर्मी का एग्जाम हो, डीआरडीओ हो, इसरो हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सभी के लिए दोस्तों सभी एग्जाम में वाट लगाना है अब की बार। इसलिए दोस्तों वाट लगाने की जो तैयारी
जारी है दोस्तों वो अब जारी हो चुकी है। तो इसी प्रकार से आप मेरा साथ देते रहिएगा दोस्तों, मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लास लेकर आता रहूँगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों इजाज़त दीजिए, कल मैं फिर से आपके सामने आऊँगा लौटकर, और आपकी दोस्तों आपको भी इस संघर्ष की दुनिया में वापस आना है। हार मत मानो यार, डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। इसलिए दोस्तों आपको जीतना है और जीत कर ही रहना है, यही आपका दोस्तों सपना है और यही दोस्तों आपका क्या है, यही आपका कर्तव्य भी है। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से छोटों को प्यार, बड़ों को स्नेह देते रहिए दोस्तों, और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहिएगा। चलिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।